India is successfully operating the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat. It is due to a big role of technology. डॉक्टर ने बोला कि तो पेसमेकर डलेगा, आपको स्टंट डालना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं डाल सकती। पूरी फैसिलिटी मिली, 3-4 लाख का खर्चा आया उस पर। फिर वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। Has specially helped the poor of India. Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable healthcare in any part of India. जब से चालू हुआ है तब से हमारे बहुत फायदा हुआ है, बहुत खुश हूँ मैं बहुत ही दुआ करती हूँ मोदी साहब से। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ऐसे में हफ्ते में 2 बार चलते हैं मेरी डायलिसिस। विपक्ष के हंगामे, धमाचौकड़ी और शोर शराबे के बीच भी पिछले 7 सालों में जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कड़े फैसले लिए हैं, परिणाम अब दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। सरकार ने गन्ना किसानों के हितों में लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने के एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का किया फैसला। ताजा फैसले से शुगर सीजन में गन्ना किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त होंगे प्राप्त। अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों के आगमन पर सिख समुदाय में खुशी की लहर। देश के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। अफगान नागरिक केवल ई वीजा के जरिए ही कर सकेंगे भारत की यात्रा। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक वेबसाइट पर ई वीजा के लिए कर सकते हैं आवेदन। तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर जाने की नहीं देगा अनुमति। काबुल हवाई अड्डे पर इकट्ठा हुए नागरिकों को वापस लौटने का दिया निर्देश। तालिबान ने अफगानिस्तान से वापसी की अमेरिकी समय सीमा को बढ़ाने से किया इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की निकासी तय समय सीमा को बढ़ाने से किया इनकार। कहा, संकटग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों और पीड़ित अफगानों को भी निकालेंगे बाहर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का करें प्रयास। कहा, इस महीने हर राज्य को वैक्सीन के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज कराई जा रही है उपलब्ध। बिहार सीएम ने जारी की
गाइडलाइंस, खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, पार्क और धार्मिक स्थल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए बम्पर घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद कहा कि गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा और अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% यानी कि 9.5% से कम होती है तो उन्हें 275 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गन्ना एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिए जाने की वजह से पिछले साल गन्ने का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जहां कुल 75 लाख टन गन्ने के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। और अब कुछ खबरें अफगानिस्तान संकट से जुड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान ने घोषणा की है कि वह अब अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि विदेशी नागरिक हवाई अड्डे तक जा सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल हवाई अड्डे जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। मुजाहिद ने कहा कि इन दिनों बड़ी संख्या में अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे पर एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को वापस अपने घरों को लौटने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें तालिबान की ओर से किसी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टर और शैक्षणिक समुदाय के लोग अपने विशेष क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, वे अपना देश न छोड़ें। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान से वापसी की अमेरिकी समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अफगान नागरिक अब केवल ई-वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। इस आदेश के जरिए ई आपातकालीन एक्स विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई। दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल भारत में नहीं हैं, उनके पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य हो गए हैं। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisaonline.gov.in पर ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश भर के सिख समुदाय में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत आने पर खुश हैं। जहां एक और जम्मू के सिख समुदाय ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की, तो वहीं पंजाब के सिखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों सहित सिखों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
जो हमारे स्वरूप है ना गुरु ग्रंथ साहब, उनको जागृत जगत स्वरूप मानते हैं कि जैसे जिंदा आदमी का सम्मान किया जाता है ना, किसी राजे महाराजे का किया जाता है, ऐसे हमारे सम्मान किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब का। इस चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनको सम्मान दिया है, उस चीज़ में हम उनका धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार होता है, एक व्यक्ति की तरह उनका, जो एक जीवित व्यक्ति की तरह उनका सत्कार किया गया, उनको बाइज्जत प्रकाशमान स्थान पे ले जाके उनका जो प्रकाश किया गया, हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उन परिवारों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन परिवारों ने ये इनिशिएटिव लिया। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप वहाँ से आए हैं, उन्होंने इतनी प्यार से रखे हुए थे वहाँ पे, और जो लोग यहाँ पे लेके आए हैं उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत की सरकार ने, भारत की मिलिट्री गई वहाँ से उनको गुरु ग्रंथ साहब जी को और वहाँ से सिखों को लेके आए और हिंदुओं को भी लेके आए, मुसलमानों को भी लेके आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उनका। जो गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु साहब को उन्होंने लाए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो, जिसमें कि सभी धर्मों की बानी है और सभी मान सत्कार करते हैं, तो वो भी आदरपूर्वक भारत सरकार और मोदी जी की तरफ से जो आज हिंदुस्तान लाया गया मान सत्कार से, उसके लिए हम सब सिख समाज में बहुत खुशी की लहर है और बहुत खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार ने, बीजेपी ने ये बहुत बड़ा उपराला और बहुत बड़ा सत्कार रखा है, और सबसे जो मेन बेनती है, महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी नहीं होने दी है। तो ये आपने देखा, एक देश भर से सिख समुदाय ने शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को वापस भारत लाने के लिए। तख्त सचखंड श्री हजूर साहब जी की तरफ से, गुरुद्वारा लंगर साहब की तरफ से, सभी साध संगत की तरफ से, सभी नगर निवासियों की संगत तरफ से हम मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हिंदू और सिख जो है गुरुद्वारे में थे, 3-4 दिन से बहुत परेशान थे। मोदी जी ने उनका, भारत की सरकार ने, भारत की मिलिट्री गई वहाँ से उनको गुरु ग्रंथ साहब जी को और वहाँ से सिखों को लेके आए और हिंदुओं को भी लेके आए, मुसलमानों को भी लेके आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे बड़ी बात जो गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो, जिसमें कि सभी। आगे खबरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक बैंकों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पीएसयू बैंक कोरोना संकट के दौर में मजबूत बनकर उभरे हैं। 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब बैंक स्टाफ को मिलने वाले वेतन का 30% उनके परिजनों को पेंशन के रूप में मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर वे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक बैंकों से ऐसे उत्पादों को लाभ मिल सके। Prime Minister has been emphasizing all over the country that there should be by district and identification of such goods which can be found to have great export potential, and that is why you had this 1 district 1 product. I have requested all the banks all over the country to work with state governments and ensure that by district, that 1 district 1 product also gets benefit from the banks. ये वही वित्त मंत्री ने बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष योजनाएं लाएं। I've also requested banks to come up with specific plans for the Northeast, so that businesses and requirements of the Northeast states, not one plan for all the 8 states, but to each according to their requirement, so that the logistics in the Northeast, so that exports from the Northeast, Prime Minister has emphasized again for the organic fruits and vegetables and the products which come out of the Northeast, which can find markets all over. देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,553 नए मामले, 593 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34,169 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे अब तक देश में 3,17,54,281 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,22,327 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को कोविड वैक्सीन लगातार मुहैया करा रही है और राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का टीकाकरण करना चाहिए। अपने एक ट्वीट संदेश के जरिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से अनुरोध है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। वहीं मध्य प्रदेश में आज से 2 दिवसीय कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान दूसरा चरण जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में कोविड टीके की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर ग्राम पंचायत, सांसद, विधायक संपर्क करें। गांव और शहरों में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए। जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका जीने का सलीका है। टीकाकरण और अनुकूल व्यवहार ऐसे 2 अस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम कोरोना के असर को कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 2,58,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई। पेगासस मामले में बंगाल सरकार के आदेश पर गठित जस्टिस लोकुर आयोग फिलहाल कोई जांच नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि जब तक कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर देता, आयोग जांच शुरू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों से कहा कि वह मुख्य मामले के साथ ही सुनवाई करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बंगाल सरकार के आयोग गठित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एडमिरल एक्विलिनो को साउथ ब्लॉक में एक ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वह भारत की सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ बातचीत करेंगे। उनकी यात्रा क्वाड नेवी द्वारा पश्चिमी पैसिफिक महासागर में मालाबार नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित करने से 1 दिन पहले हुई है। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार और अन्य कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं। इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास के एक स्टार्टअप ने अनोखी पहल की है। न्यू मोशन नाम के स्टार्टअप ने देश में पहली बार मोटर युक्त व्हीलचेयर विकसित किया है, जिसका उपयोग कहीं भी आने जाने के लिए सुविधाजनक वाहन के तौर पर किया जा सकता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कहीं भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो आमतौर पर घर की चारदीवारी में कैद रहने को मजबूर होते हैं। IIT मद्रास की प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन और उनकी टीम ने दिव्यांग जनों की इस मुश्किल को दूर करते हुए स्वदेशी तकनीक से देश का पहला मोटर युक्त व्हीलचेयर विकसित किया है। नियो बोल्ट नाम का मोटर युक्त उपकरण व्हीलचेयर को सुरक्षित और किसी भी प्रकार की सड़क पर चलने योग्य वाहन में तब्दील कर देता है। इस नवाचार से व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कहीं भी आने जाने में आसानी होगी। How often do you see a wheelchair user at a school, an office, a shop, or a theater? They are typically restricted to the 4 walls of their home, which affects their community participation and their ability to contribute to the economy. NeoMotion is a startup from R2D2 incubated at IIT Madras, and it is here to transform the landscape through game-changing and world-class wheelchair products. These are designed and made in India, for India and for the world. प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन की टीम ने इससे पहले नियोफ्लाई नाम का देश का पहला ऐसा व्हीलचेयर बनाया था जिसमें उपयोगकर्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। ये आरामदायक और चलाने में काफी आसान है। नियो बोल्ट की मदद से व्हीलचेयर उपयोगकर्ता स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, शॉपिंग मॉल या थिएटर कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार, ऑटो रिक्शा या अन्य किसी वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियोफ्लाई पहला भारतीय व्हीलचेयर है जो यूजर के लिए अनुकूलित किया गया है। यह कंफर्टेबल है,
चलाने में बहुत आसान है और गतिशील भी है। नियो बोल्ट को जोड़ने से हम नियो फ्लाई को एक सुरक्षित सड़क योग्य वाहन में बदल सकते हैं। नियो बोल्ट किसी भी प्रकार के सड़क पर सुरक्षित तरीके से चल सकती है और ये सब हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें शॉक अब्जॉर्ब्स भी लगे हुए हैं। नियो बोल्ट व्हीलचेयर अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और एक बार इसकी बैटरी चार्ज करने के बाद ये 25 किलोमीटर तक जा सकता है। दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध इसी प्रकार के व्हीलचेयर नियो बोल्ट से 3 से 5 गुना तक महंगे हैं और ये ग्रामीण सड़कों या दूर दराज के इलाकों में चलने योग्य भी नहीं है। नियो बोल्ट को भारत के व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग वो यातायात के अन्य साधनों के मुकाबले बेहद कम कीमत पर और सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी सरकार के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अमेरिका में टीकाकरण की तेज गति से हो रहे टीकाकरण से अगले साल तक कोरोना महामारी के हालात सामान्य हो सकते हैं। डॉक्टर फॉसी ने उम्मीद जताई कि फाइजर के कोरोना रोधी टीके को अनुमति दिए जाने के बाद अब देश में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आएगी। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अस्पतालों में भर्ती होने वाले और इस बीमारी से मरने वाले लोगों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था। I would like to appeal to this country, to the people in the country who are not vaccinated, to realize that we have the capability among ourselves to essentially cut down the time frame to getting the end of this pandemic very, very clearly. Get vaccinated and the time frame will be truncated dramatically. इजराइल ने कोविड-19 रोधी टीके की तीसरी बूस्टर खुराक देने की आयु सीमा बढ़ाकर 30 वर्ष की। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि फाइजर वैक्सीन की तीसरी खुराक देने के लिए आयु को 40 से घटाकर 30 करने का निर्णय किया गया है। बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने कम से कम 5 महीने पहले अपनी दूसरी खुराक ली हो। हाल ही में कीनिया में आयोजित हुए अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने इन खेलों में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत वापस आने पर इन युवा खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुलाकात की और उनके अनुभवों को साझा किया। केन्या में आयोजित हुए अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने इन खेलों में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत वापस आने पर इन युवा खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुलाकात की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से औपचारिक बातचीत में उनके संघर्ष और खेलों में उनकी शुरुआत के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने देश में जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं को सुधारने के लिए खिलाड़ियों से सुझाव भी मांगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने इस खास मौके पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने पदक के साथ साथ देश का गौरव भी बढ़ाया है। वर्ल्ड 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित खत्री, शैली सिंह ने जहां एक और सिल्वर मेडल जीता और शैली सिंह का तो मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल चुका है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये एक अच्छी पहल है जो दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में और अच्छा कर सकता है। खेल मंत्री ने युवा खिलाड़ियों से सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों के लिए पिछले कुछ सालों से सरकार की तरफ से चलाए जा रहे टॉप स्कीम से काफी खिलाड़ियों को मदद भी मिली है। भारत सरकार की ओर से हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए, आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना आए। इसलिए आपसे बातचीत करके, खुले मन से बातचीत करके, ग्रास रूट लेवल की फीडबैक लेके क्या परेशानी खिलाड़ी को आती है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमने 5-6 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। टॉप जैसी स्कीम को चलाया है, एलीट एथलीट को देश विदेश में ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे एथलीट्स को तो 300-400 दिन विदेशों में ट्रेनिंग मिली।
खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का परिणाम है कि कई खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में शैली सिंह ने रजत पदक जीता, तो वहीं अमित खत्री को 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीतने में कामयाबी मिली। साथ ही 4x400 मिश्रित टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस मिशन ने महिलाओं को घर बैठे अच्छी कमाई का जरिया दिया है। ग्वालियर की रहने वाली कल्पना जाटव कैसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मदद से आत्मनिर्भर बनी, आइए देखते हैं एमपी के ग्वालियर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर की रहने वाली कल्पना जाटव कुछ समय पहले तक अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश को लेकर परेशान थी, क्योंकि उनके पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं था। लेकिन आज महिला स्व सहायता समूह से जुड़कर वो आत्मनिर्भर बनी है। पहले हमारा जीवन बहुत ही खराब स्थिति थी। हम लोगों को वैसे पढ़ाना लिखाना सारी मजबूरी थी, परेशानी थी। जो हमारी निशा मैडम जी आई हुई हैं, इस दौरान में हमारे सहयोग दिया। 10 महिलाओं को समझाया, 10 ही महिलाओं को समझा के उनने 100 रुपये की बचत कराई। इसीलिए कारण हम लोग समूह से द्वारा मैडम द्वारा उठ गए। इसी कारण बच के आज हम अपना धंधा खुद खोल रहे हैं। शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें शहरी क्षेत्र की इन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और ये महिलाएं अपना पहले जो परेशान थी और अभी घर से भी देती थी, पहले अभी लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन में मास्क भी बनाए अपना, मतलब जो पहले 1-1 रुपए के लिए परेशान थी, दूसरों से मांगना पड़ता था इनको, आज वो स्थिति नहीं है इनकी। अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही हैं, घर में अपने पति की हेल्प कर रही हैं और बाहर निकली तो इनमें जागरूकता भी आई है और अपने आप अपना रोजगार और कार्य कर रही है। लाभार्थियों को सस्ते दर में बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाभ उठाकर ग्वालियर की 10 महिलाओं ने 2019 में स्व सहायता समूह बनाकर काम शुरू किया था। 2019 में तब से बचत शुरू करा दी, फिर 20 में आके इनका खाता खुलाया। इनकी जो बचत हुई, फिर इनको मैंने आजीविका के तरीके बताए कि आपको कैसे छोटे छोटे उद्योग से जोड़ के आप काम कर सकते हो और अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। तो इन्होंने अपने समूह से 5,000 रुपये निकाले और ये बड़ी पापड़, गणवेश, मास्क, इस तरह के ये काम कर रही हैं। इस समूह को शहरी आजीविका मिशन से सहयोग मिला। इनका कामकाज चलने लगा और ये महिलाएं अपना स्व सहायता समूह बनाकर आज अच्छी आमदनी कमा रही हैं। ग्वालियर से डीडी न्यूज के लिए नवीन नायक की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा